जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के विज्ञान को पार्ट टू करने वाले हैं। इसका ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर अपलोड कर लिया है, जिस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ठीक, उसमें से कुछ पॉइंट मैंने बता दिए थे, कुछ टॉपिक और कुछ बाकी था जो हमें डिस्कस करना था। आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। ठीक, प्रिज्म क्या होता है ध्यान से देखेंगे। देखिए, ऐसा त्रिकोणीय है ना, ऐसा त्रिकोणीय माध्यम जो कि अपारदर्शी हो, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। जैसे प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म, देखिए इसका कभी परिभाषा तो पेपर में नहीं आएगा, इतना याद रखिए। ऐसा त्रिकोणीय माध्यम जो क्या हो, पारदर्शी हो। ठीक, तीन कोणों से रहेगा, त्रिभुज जैसा रहेगा, और ये पारदर्शी रहेगा, जिसके जिसके लाइट क्या होती है, आर पार चली जा सकती है। उस आकृति को क्या जाता है ना, त्रिकोणीय आकृति है, तीन को कोण वाली आकृति रहेगी, और ऐसी आकृति को कहा जाता है प्रिज्म। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसमें विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। ठीक, प्रिज्म कोण क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दे रहा, एक ही फिगर के साथ हम लोग सभी लोग क्या कर देंगे, पढ़ देंगे। ठीक, तो देखिए इसमें पहला है, इसमें दिया है पहला, प्रिज्म कोण क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। प्रिज्म में हम पढ़ेंगे, देखिए हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे हैं, PRISM प्रिज्म में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। देखिए ध्यान से, जो मैंने आकृति बनाया था ध्यान से समझेंगे। जो मैंने अभी चित्र बनाया क्या है, देखो ध्यान से, मैंने कुछ चित्र इस तरह बनाया था। देखिए हमारा क्या है, प्रिज्म है। ठीक, और इस आकृति को कहा जाता है ए। ठीक, इससे क्या, मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये सी है, तो इस जो थीटा है इससे को क्या कहा जाता है, प्रिज्म कोण। मतलब हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि किसी भी देखिए किसी भी दो सतह, देखिए दो सतह, पहला सतह है, दूसरा सतह है, तो किसी भी दो सतह के बीच जो गिरा हुआ, जो किसी भी दो सतह के बीच जिस एंगल पर प्रिज्म घुमा होता है, जिस एंगल पर कोण पर घुमा होता है, उस कोण को क्या हम कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक, प्रिज्म तो मान लीजिए कि कभी पेपर में तो नहीं आएगा, तो ये क्या हमारा प्रिज्म कोण है, इसका नाम रख लेंगे हम लोग, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण। ठीक, देखिए आगे पढ़ना है विचलन कोण। ठीक, विचलन कोण कहे चाहे न्यूनतम विचलन कोण कहे, बात है कही है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विचलन कोण क्या है इसमें। विचलन कोण ना, न्यूनतम विचलन कोण। अब देखिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। ठीक, अगर मैं किसी प्रिज्म में, अगर लाइट मतलब इसमें प्रकाश जाएगी तो वह अपवर्तित होगी, अपवर्तित होकर बाहर निकल जाएगी। ठीक, तो जो बाहर वाली किरण निकलेगी और जो अपतित किरण रहेगी, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसी क्या कहा जाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं चित्र बना के आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, ध्यान से देखेंगे, हम चित्र बना देंगे, चित्र में आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमारा ये क्या है, ट्रायंगल है, अरे ट्रायंगल कर रहे हैं, प्रिज्म है। ठीक, अगर देखिए ध्यान से, अगर कोई किरण अगर इस तरह होकर जाए, ठीक, अगर कोई किरण इस तरह होकर जाए, देखिए ये हमारा, मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि ये हवा है और ये क्या है, कांच है, तो ये थोड़ा सा क्या है, सघन है। तो विरल से सघन में जब मान लीजिए कि अभिलंब हमारा इस तरह है,
ठीक, अविलंब, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि देखिए विरल से कहाँ पर जा रही है, सवर में, तो ये थोड़ा सा विलंब को क्या कर जाएगी, झुक जाएगी। तो देखिए अब इसको तो जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन मान लो कि जाएगी इस तरह, थोड़ा सा विलंब को क्या कर देगी, झुक जाएगी, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रही है कि यह किरण सघन से कहाँ पर जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, ठीक। ठीक, आप बताइए सघन से विरल माध्यम में जा रही है, इस पर मान लीजिए कोई अगर अविलंब है इस तरह, ठीक, अविलंब डाल दे हम 90 अंश पर, तो भाई साहब अगर ये आप ये देखिए अब ये क्या है कि वीर सघन से कहाँ पर जा रही है, विरल में जा रही है। तो सघन से विरल में जाते हैं तो कहाँ पर जाती है, वो अविलंब से क्या जाती है, दूर भाग जाती है, ठीक। तो किरण कहाँ से हो गई, थोड़ा इस तरह भाग जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी ये बताया है कि एक किरण जब कोई प्रकाश एक किरण से दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक, तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होती है। देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा विचलित होगी, यहाँ से भी थोड़ा सा विचलित होगी। अब ध्यान से देखेंगे, यदि मैं ये आने वाले किरण है तो इसको क्या नाम दिया जाता है, आपतित किरण। ये क्या है हमारा, इसको कहा जाता है आपतित किरण, आपतित किरण है, ठीक। और ये देखिए ये बाहर निकल गए तो इसको निर्गत किरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्गत किरण, ठीक। अब ध्यान से देखेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच में कोण बनेगा उसी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाएगा। अब कहेंगे कि कहाँ आपतित किरण और निर्गत किरण मिल ही नहीं रही है, तो मेरे बनेगा कहाँ से। तो ऐसा कल्पना की जाता है कि अगर ये नहीं मिलती तो ये कुछ थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ इस तरह यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा इसको इधर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। इसको इस तरह और इसको इस तरह मैंने जिस एंगल पर बनाया है वो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, देखो इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। देखिए अगर मैं थोड़ा सा ये इस तरह बनाऊं इस तरह, तो आपको ज्यादा स्पष्ट है। देखिए ये अगर इस तरह जाएगी और इस तरह होकर जाएगी, इसको कल्पना की जाता है कि ये थोड़ा सा पीछे से होकर जाएगी और ये थोड़ा सा पीछे से होकर जाएगी। तो ये इसमें कौन सा एंगल बनाएगी बताइए, थोड़ा सा आप लोग कल्पना करेंगे। देखिए कंफ्यूजन होता है कि ये वाला एंगल बनेगा कि ये वाला बनेगा, ठीक। पहले एक बार देखिए, अगर अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार मैं तो आपको बताऊंगा ही। एक मिनट, ठीक। तो इतना याद रखिए कि ये एंगल ये वाला कभी नहीं बनता, ये वाला एंगल बनता है। और इसी एंगल को क्या कहा जाता है, डेल्टा एम। ये हमारा क्या है, डेल्टा एम है, ठीक। तो इसी को कहा जाता है प्रिज्म कोण है। इसको क्या है, प्रिज्म कोण है। अरे न्यूनतम विचलन कोण है, क्या है हमारा, न्यूनतम विचलन कोण, ठीक। अब ध्यान देखिए मैं परिभाषा कैसे दे सकता हूँ कि यदि कोई देखिए यदि कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरे, ठीक, तो प्रिज्म से होकर जाएगी, अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन से फिर बाहर निकल जाएगी। तो आपतित किरण और निर्गत किरण तो आप आगे बढ़ाने पर यह प्रिज्म पर जिस कोण पर मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है। देखिए कितना सिंपल परिभाषा है, ठीक। आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, नहीं तो मैं आप लोग को यहाँ पर स्पष्ट देखिए आप लोग दिख रहा होगा परिभाषा, आप लोग वो भी लिख सकते हैं आराम से। लेकिन देखिए मैंने जो बताया वो अपने हिसाब से बताया, इसमें अपने हिसाब से दिया है, आप लोग इसे लिख सकते हैं। अब ये पढ़ना वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, ठीक। अब वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तीसरा पॉइंट है वर्ण विक्षेपण, ठीक। वर्ण विक्षेपण क्या होता है हमारा, ठीक। अब वर्ण विक्षेपण मतलब होता है कि देखिए अगर कोई प्रकाश है किसी प्रिज्म पर पड़ेगी तो प्रिज्म से क्या करता है, 7 रंगों में तोड़ देता है विग्योर से, ठीक। तो जब ये 7 रंगों में टूट जाता है तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। मतलब क्या है कि प्रकाश का 7 रूपों में टूट जाना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बस सवाल खत्म, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए कोई अगर प्रिज्म इस तरह है, ठीक। मान लीजिए कोई प्रिज्म है, अगर इस तरह लाइट आए इस तरह,
अगर एक कोई किरण लेते हैं या इस तरह आएगी, तो मैंने बताया कि ये सात रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, इसी तरह हो जाएगी। ठीक, तो नाम दिया था विबग्योर। ठीक, मैं इसको याद रखेंगे, VIBGYOR। सबसे पहले रेड होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट बैगनी होता है। ठीक, तो मतलब लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, और इंडिगो का मतलब बैगनी होता है, और वॉयलेट का मतलब बैगनी से थोड़ा सा हल्का कम होता है। ठीक, अब देखिए कभी कभी पेपर में आता है कि अब जैसे ट्रैफिक में हम लोग लाल बत्ती का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी होती है लाल रंग की, मतलब ज्यादा दूर तक दिखता है, इसलिए खतरे के स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, और हर एक मतलब कि क्या बीच का भी देखिए, इसके बीच में कौन सा है, ग्रीन वाला है, मतलब कि ग्रीन का जो मतलब कि आप और ये क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य है, न तो सबसे ज्यादा होता है और न ही सबसे कम होता है, इसीलिए हम लोग बीच वाले को क्या कहते हैं, हरा वाले को क्या मानते हैं, मतलब कि रास्ता क्लियर है या फिर क्लियर रास्ता रहेगा तो हम लोग बीच वाले को दर्शाते हैं। ठीक, लेकिन रेड को साइन दर्शाना रहेगा तो हम लोग किसे दर्शाएंगे, खतरे वाले चिन्ह को लाल से, क्योंकि ये इसी की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है और अपवर्तनांक तरंग कम होता है। ठीक, तो देखिए मैं आपको परिभाषा क्या दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैं आपको अपनी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। ठीक, एक मिनट, सही है। ठीक, वर्ण विषय क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़े पड़े तो वह 7 रंगों में, 7 रंगों में, और 7 रंग में कौन है, VIBGYOR, विबग्योर ना, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ठीक, और इसी प्रक्रिया को हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण एक प्रिज्म पर पड़ती है तो उसे क्या करती है, 7 रंगों में तोड़ देती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए अब इसके मतलब इसका जो परिभाषा लिखा है काफी बहुत ज्यादा लिखा है ना, इसमें मत लिखिए, इसको मत देखिए। और ये जो विबग्योर है ये हमारे इंद्रधनुष के रंग होते हैं। ठीक, ये हमारे क्या इंद्रधनुष हैं, इंद्रधनुष है। ठीक, रेनबो जो होते हैं ये हमारे क्या इंद्रधनुष के होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लाल रंग आता है, तो मतलब लाल रंग की जो जो क्षमता है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ठीक, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, खतरे के स्थान पर लाल रंग का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर खतरा नहीं हो, ठीक, वहां पर जहाँ क्लियर की बात करते हैं वहां पर ग्रीन का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए ये सबसे कम होता है वीडियो, सबसे पेपर में पूछा जाता है कि अगर किसी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे तो ऐसा कौन सा रंग होगा जो सबसे ज्यादा विचलित हो जाएगा, तो वॉयलेट जो रंग है, ठीक, जो वॉयलेट रंग है उसका सबसे ज्यादा विचलन हो जाएगा। पूछा जाता है किसका सबसे कम विचलन होगा, अरे मतलब कि विक्षेप मतलब कि
मतलब कि जो कम बिखरेगा, सबसे कम बिखरेगा, तो वो क्या है, लाल है। ठीक, इसमें मैंने देखिए इसमें लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन लिखा है। जब मैंने ऑलरेडी इससे पहले जब आपको मैंने प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे लिखा है कि तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना हमारे क्या है, वायुमंडल अपवर्तन है। ठीक, अपवर्तन के कारण होता है। अब पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन होता है क्या, प्रकीर्णन माना होता है बिखराव। ठीक, जैसे देखिए प्रकीर्णन की परिभाषा कैसे दी जाती है, ध्यान समझे। अगर सूरज से अगर कोई अगर लाइट हमारे पास आए, तो हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, अनेक वायुमंडल होते हैं। ठीक, कई सारे धूलकण होते हैं। तो देखिए जब वो एक किरण आती है, तो हमारे वायुमंडल में अनेकों धूलकण होते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं कि उनसे कुछ लाइट लेकर अवशोषित हो जाते हैं। ठीक, और एक विशेष प्रकार का, जैसे लाइट अपने अंदर समा करके उसे विशेष प्रकार का रंग देके चारों ओर क्या करते हैं, बिखरा देते हैं, फैला देते हैं। ठीक, और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है कि प्रकाश का क्या है, प्रकीर्णन के कारण क्या आता है, प्रकाश हमारा नीला रंग दिखाई देता है। देखते हैं सुबह और शाम दोनों सूरज भगवान क्या देते हैं, शाम को लाल और सुबह भी क्या दिखते हैं, लाल दिखते हैं। वो प्रकाश का प्रकीर्णन है, एक विशेष रंग ले लिया जाता है। ठीक, इसीलिए यही कारण है कि सुबह और शाम के समय भी प्रकाश सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक, तो मैं थोड़ा सा परिभाषा लिख दे रहा हूँ ना। परिभाषा देखिए मैं आपको देखना रहूंगा अगर कौन सा परिभाषा आपको लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको परिभाषा, टाइम सही दिख रहा है ना। देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है बिखराव, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब बिखर जाना। जैसे देखिए इसकी परिभाषा, हम सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा कैसे दी जाएगी, ध्यान समझिए। ये देखिए जब सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, तो हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धूल कण मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये धूल कण मिट्टी ये क्या है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक, और अवशोषित करने के बाद ये सभी दिशाओं में क्या करते हैं, अपना आप क्या करते हैं, प्रकाश को बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। यही कारण है कि हमें सुबह और शाम के समय सूर्य सूर्य लाल दिखाई देता है, और दोपहर को चाहे सुबह चाहे दोपहर को हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक, मैं बता रहा हूँ। जब सूर्य से जब सूर्य से जब सूर्य से प्रकाश किरण पृथ्वी पर आती है तो आती है तो जब प्रकाश किरण आती है तो हमारे
वायुमंडल में अनेक प्रकार के धूल कण उपस्थित होते हैं, ठीक। और ये कण प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, ठीक। अवशोषण कर लेते हैं तथा एक विशेष रंग में बिखेर देते हैं। क्या कर देते हैं? बिखेर देते हैं, ठीक। और यह पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है, ठीक। कुछ नहीं, एक बार याद रखिए कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी पृथ्वी पर आती है तो हमारे पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धूल कण वायुमंडल उपस्थित होते हैं, ठीक। और ये क्या करते हैं कि ये जो प्रकाश आती है, ये कण उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित करने के बाद अब जब अवशोषित कर लिए तो उसे निकालेंगे भी, ठीक। तो निकाला क्या जाता है? तो जब अवशोषित कर लेते हैं तो एक विशेष रंग के सभी दिशा में क्या करते हैं? रंग फैला देते हैं। और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या कर देंगे? फैलाव को कहा जाता है, ठीक। जैसे ध्यान समझेंगे, जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समान कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना। देखिए, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है वो किस कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। दूसरा, सुबह व शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक। सुबह और सूर्य क्या, देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये दोनों परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है और ये देखिए दोनों उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। कितनी बार पेपर में ये आ गए, ठीक। आगे देखते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक। आगे देखते हैं हमें और अगला कंसेप्ट क्या है। आगे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टिंडल प्रभाव, ठीक। टिंडल प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है। टिंडल प्रभाव होता क्या है? ध्यान से समझेंगे। टिंडल प्रभाव, ठीक। अब टिंडल प्रभाव देखिए क्या होता है कि एक कोई वैज्ञानिक थे टिंडल नाम के। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विलयन पर ना। विलयन पर देखिए उन्होंने क्या किया, एक विलयन लिया, ठीक। विलयन में एक लाइट गुजारी, ठीक। और जब देखे ना तो सबसे पहले तो वो विलेन लिए ना, और एक थे सादा पानी लिए थे एकदम फ्रेश वाटर, उसमें नहीं काम हुआ। और जब एक विलेन लिए इसमें कुछ न कुछ कण थे या फिर कुछ घोला गया था उसमें लिए, तो जब उसमें लाइट प्रवेश कराई गई तो उनका जो एक विशेष मार्ग से हमारा क्या बन रहा था, एक शंकु बन रहा था, ठीक। उसके मार्ग से तो यह देखा गया। और यह मतलब ये पूरी देखने की प्रक्रिया माना जाती है क्यों होता है, तो वह होता है टिंडल प्रभाव के कारण, ठीक। और वहां पर एक शंकु भी बनता है, जैसे ध्यान से समझिए होता क्या है।
ये मैंने कोई विलेन लिया था, ठीक। ये मैंने ये कोई विलेन है, ठीक, विलेन है। अब ध्यान देखिए, अगर यहाँ से प्रकाश कोई किरण, मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश किरण है, आएगी इस तरह, ठीक। तो यह एकदम सेम ऐसे जाती थी, ठीक। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण इस तरह आएगी, तो एकदम सेम इस तरह जाती थी, ठीक। तो ध्यान देखेंगे कि हमारा ये क्या बनता था, शंकु बनता था। क्या बना था, एक शंकु बन रहा था। और ये हमारा क्या विलयन है, ठीक। ये क्या हमारा विलयन है। और ये हमारी प्रकाश क्या है, प्रकाश। तो देखिए ध्यान से, इसका परिभाषा कैसे दी जाती है कि जब किसी विलयन में किसी प्रकाश को गुजारा जाता है, ठीक। इतना देखिए विलयन हो जाए, अगर ये फ्रेश वाटर होगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक। तो वैज्ञानिक थे टिंडल नाम के, उन्होंने एक प्रकाश किरण को एक विलयन से एक प्रकाश गुजारी, ठीक। और देखा उन्होंने एक विशेष मार्ग से दोनों किरण एक दूसरे को काट रही हैं। और देखिए, और ये कहा जाता है, तो ये एक प्रकार का शंकु बना रहे थे। तो इसको क्या जाता है, शंकु। इसको क्या जाता है, शंकु भी कहा गया इसे। और ये जो पूरी प्रक्रिया थी हमारी किससे देखी जा रही थी, टेलीस्कोप से देखी जा रही थी। मान ली हमारी आंख थी, ऐसे 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 किया, इससे हम लोग इसे क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे, ठीक। इससे हम लोग देख रहे थे। तो किसी विलेन से कोई प्रकाश गुजार रही थी, तो वो एक प्रकार का विशेष शंकु बना रही थी ना, मतलब विशेष प्रकार का पथ बना रही थी। इस पथ को शंकु, देखिए शंकु बनाते, इसको शंकु प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक। इसको क्या होता है, और ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहती है, टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव। देखिए जो मैंने बोला मैं वही अब लिख रहा हूँ, ठीक। देखिए ये इतना, देखिए ये टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो आप लिख देंगे थोड़ा सा, वो अपने से लिख दीजिएगा, ठीक। लिखेंगे क्या, जब किसी विलयन में से प्रकाश किरण गुजारते हैं, तो ठीक। तो अब जो प्रकाश की किरण जो होता है विलयन में विलयन में प्रकाश किरण, जो विलयन में प्रकाश किरण है, एक विशेष एक विशेष पथ बनाती है। क्या बनाती है, एक विशेष पथ बनाती है। ये एक प्रकार क्या बनाती है, वो शंकु बनाती है, ठीक। शंकु बनाती है, और ये शंकु बनाती है ना। और मान लीजिए शंकु बन गया, तो शंकु बनाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रभाव क्या कहा गया, टिंडल प्रभाव कहा गया। तो तो प्रकाश किरण गुजरते हैं, तो विलयन में से प्रकाश किरण एक विशेष पथ बनाती है, शंकु बनाती है। उस पथ का नाम क्या है, शंकु है। तो तो इस प्रभाव को इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा गया, टिंडल प्रभाव। तो इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक। जो मैंने यहाँ पर बोला था, जो बात यहाँ पर मैंने बताई, मैंने सेम वही चीज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। अब जैसे इसमें अब लोग देखिए इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ध्यान समझेंगे। देखिए अगर एक सुबह सुबह आपको देखेंगे, अगर किसी खिड़की से अगर रोशनी आ रही है, तो देखेंगे अगर वहां पर धूल कण रहते हैं तो चमकते हैं, तो ऐसे ऐसे डोलते रहता है, हम किरण को देख पाते हैं। अगर मान लीजिए अगर वो धूल कण ना रहे, तो क्या हम लाइट को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक। हम लोग लाइट को देख ही नहीं पाएंगे। तो वो धूल कण होना जरूरी है हमें लाइट को देखने के लिए, ठीक। आगे देखते हैं हमें आगे क्या पढ़ना है। टिंडल प्रभाव खत्म, देखते हैं और क्या बचा है।
अच्छा क्या रिलीफ का नियम है ना, देखो रिलीफ का नियम क्या है, ये उसको नोट बना कर लिखिए। नोट बना के लिखेंगे कि जो जो प्रकीर्णन है, प्रकीर्णन प्र जो प्रकीर्णन है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/λ⁴ के, ठीक। तो जो जो प्रकीर्णन है वह तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और हमारा ये लेमडा क्या है, लेमडा हमारा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य क्या है, तरंग दैर्ध्य। अब ये तरंग दैर्ध्य मैंने अभी बताया कि तरंग दैर्ध्य होता क्या है। जब मैंने वर्ण विषय पढ़ा रहा था मैं, तो सबसे पहले वहां पर लाल रंग दिखाई दिया था ना। तो लाल रंग का जो सबसे ज्यादा देखो प्रकीर्णन होता क्या है, कि जिसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। जैसे प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैला हो जाता है। तो बताइए लाल रंग ज्यादा फैलाता थोड़ी होता है, ज्यादा दूर तक तय करता है ना, तभी तो उसको हम रेड खतरों की जगह प्रयोग करते हैं, ताकि आदमी दूर से देख ले, पता चले कि वो ज्यादा बिखराव करने लगे लाल रंग। तो ज्यादा बिखराव कर देगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं दिख पाएगा ना। इसीलिए हम लोग खतरे के निशान पर हम लोग लाल प्रयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और लाल रंग का जो होता है क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा वो तरंग दैर्ध्य कम होगा। अगर नीचे ऊपर के संबंध में आते हैं, तो अगर नीचे आएगा तो इसका उल्टा होता है, मतलब प्रकीर्णन बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगी, अगर तरंग दैर्ध्य कम होगी बढ़ेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ये कहने का मतलब है, ठीक। देखिए मैं आपको बता, देखिए आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैंने देखा इसमें नहीं दिया है, मैं तो ऊपर भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्रांति कोण क्या होता है, ठीक। अब ये क्रांति कोण होता है, ध्यान समझेंगे क्या। क्रांतिक कोण, अब बात समझिए क्रांति कोण होता क्या है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारी सतह है, अगर प्रकाश इस तरह आए, मान लीजिए पारदर्शी माध्यम है तो थोड़ा सा इस तरह चली जाएगी, ठीक। या फिर मान लीजिए इस तरह आई तो थोड़ा सा इससे दूर होकर चली जाएगी। अगर मैं इसको इस तरह लेके जाऊं तो थोड़ा सा इस तरह और चली जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको लेकर चले जाऊं तो ऐसे चली जाएगी। अगर मैं मान लो एक स्थिति ऐसी आएगी कि मैं अगर इस पर ले जाऊंगा तो इस पर एकदम सीधे चली जाएगी, ठीक। मतलब इस तरह क्या हो जाएगी, सीधे लंबवत हो जाएगी, मतलब 90 अंश का कोण बना लेगी। तो देखिए ध्यान से क्रांति कोण क्या होता है, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। अगर ये आपतित किरण है, ठीक, और ये अपवर्तित किरण हो जाएगी कितने पर, 90 अंश पर। मान लीजिए ये हमारा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब, ठीक। ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, आपतित, ठीक। अब आपतित किरण है, ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे देखिए आपतित किरण आए, ठीक, और वह दूसरे तरफ से टकराने के पश्चात वह सीधे क्या हो जाएगा, एकदम लंबवत कितने उस पर डिग्री पर, 90 डिग्री पर क्या हो जाती है, वो झुक जाए, इतना देखिए 90 अंश पर। तो इस कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण कहा जाता है, ठीक। हालांकि आपको पढ़ना नहीं, आपको जानकारी रहना चाहिए। एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, यदि हम क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा बढ़ा, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बढ़ा दूंगा तो इस तरह चली जाएगी। अगर मान लीजिए अगर ये चित्र को मैं ऐसे से था तो ऐसे चला जा रहा था, अगर मैं थोड़ा सा कोण को मान थोड़ा सा नीचे बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा इस तरह चला जाएगा, मतलब जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम के चला गया। तो ये किस होता है, ये तो परावर्तन में होता है ना। तो इसको क्या कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब परिभाषा कैसे दी जाती है कि क्रांतिक कोण का मान अगर थोड़ा सा भी बढ़ाएं तो वो क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाती है, ठीक। इतना याद रखिए। आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या पढ़ना है। देखिए अब तो आंसर क्वेश्चन दिए हैं। लिखा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो मैंने अभी बताया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
और प्रकाश का प्रकीर्णन तो मैंने परिभाषा पूरा बकायदा अच्छे से लिखा था। लिखा है कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है, तो क्यों होता है, खतरे का संकेत लाल रंग का होने का कारण ये होता है कि यह तरंग, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की, और प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे कम होता है, फैलता कम है, इसीलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा है खतरे के संकेत का प्रयोग लाल प्रकाश रंग का होता है। लाल रंग कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह दूर तक देखने के लिए दिखलाई देता है। ठीक, और तो हमको लग रहा है कि लगभग में सब, देखिए लिखा है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। देखिए मैं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, लिखा है तारों की अपेक्षा पृथ्वी की काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उन्हें प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश की बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हम हमारे आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कुल परावर्तित का औसतन मानसून होगा, जिस कारण ये ग्रह चलिए इसका कोई मतलब नहीं है, आखिर बताएंगे आपका दिमाग ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए मैंने रिले का नहीं बताया, टिल्डम प्रभाव, तारों का टिमटिमाना मैं बता दिया था। चलिए ठीक है, लगभग मैंने सब बता दिया है, ये चैप्टर हो गया खत्म। ठीक, यहाँ से अगर कुछ सवाल बनेंगे तो आप छोड़ने वाले नहीं है, यहाँ से आप सब सवाल बना लेंगे। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे कि या क्या आपको क्लास समझ में आई। ठीक, और चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है। अगर बोर्ड के लिए भाई साहब अगर आप अब थोड़ा सा सीरियस हैं तो, सीरियस नहीं है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। ठीक, ये ये समझ लीजिए कि पेपर में के लिए रामबाण है। ठीक, अगर नहीं मानेंगे तो क्या उसकी लिए बात क्या है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।